নমস্কাৰ এন ষ্টাডি স্পেচ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 9 হিন্দী ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ চেপ্টাৰ নং 3 বিন্দু বিন্দু বিচাৰ আলোচনা কৰিম। এইটো চেপ্টাৰ কোনে লিখিছে? ৰামানন্দ দোষী। ৰামানন্দ দোষীৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ভালকৈ। দুটা টপিকৰ ওপৰত তোমালোকৰ এই পাঠটো আছে। ফাৰ্ষ্ট বাণী আৰু ব্যৱহাৰ, মানে মুখ দি ক'লে একো নহয়, সেইটো আমি ব্যৱহাৰতো দেখাব লাগিব। জাষ্ট আমি পঢ়িলে কিন্তু এইটো ফ'ল' নকৰিলে এইটো একো লাভ নাই, নংগা জ্ঞান বুলি কবিয়ে কৈছে। তোমালোকে চেপ্টাৰটো ৰিডিং পঢ়িবা। আৰু ছেকেণ্ডটো কোনটো টপিকৰ ওপৰত? পাৰসমণি, मतलब जिसके पास पारसमणि होता है वो कुछ भी कर सकता है। उसका ताज होने से, स्पर्श होने से लोहे को भी सोने में बदल सकता है। इसका बहुत गहरा मीनिंग है कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो दूसरों का सेवा करके तुम उसको सोना में बदल सकती हो। और तुम्हारे पास कुछ टैलेंट है, कौशल है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो? उसको लगन से मेहनत करके उसको सोने में बदल सकते हो। তোমালোকে চেপ্টাৰখিনি ৰিডিং পঢ়িবা। মই এই কুৱেশ্যনবিলাক গোটেইবিলাকে আলোচনা কৰিম, ভালকৈ আলোচনা কৰিম আৰু অসমীয়াত বুজাই দি দিম। তোমালোকে নোট বহি ল'বা আৰু লিখি ল'বা। তাৰপিছত এই 4 নম্বৰ এনচাৰটো তোমালোকে নিজে দিবা, মই দিয়া নাই, কাৰণ তোমালোকে যদি নিজে দিয়া তেতিয়াহ'লেহে চেপ্টাৰটো ৰিডিং পঢ়িবা। তথাপিও মই দুই এটা কৈ দিওঁ। लेखक क्या पढ़ रहा था? किताब पढ़ रहा था, ये समाचार पत्र फास्ट में ही दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ना। बिटिया क्या नहीं पढ़ती? बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती, ये गो नंबर भी तुम लोग ढूंढ लेना। और ये आचरण एक क्या है? लकीर है। लकीर है या बिंदु है? ये लकीर होगा। प्रवचन और अध्ययन सब क्या है? बोने हैं। फिर भी तुम लोग ये जो बाकी है फर्स्ट ये सब आंसर दे देना, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग पढ़ा है कि नहीं। আৰু হৈছে নে নাই মই তোমালোকক কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰিম। তাৰপিছত এইখিনিও তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। নিম্নলিখিত শব্দ কা সহি উচ্চাৰণ কৰ, মানে তোমালোকক এইবিলাক ভালকৈ শুদ্ধ উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িব দিছে। তোমালোকে এই শব্দৰ মিনিংবিলাকো পঢ়ি ল'বা এইবিলাক। পিছত ইয়াৰ পৰা মই গোটেই এনচাৰখিনি দিছোঁ, জাষ্ট তলৰ দুটামান দিয়া নাই, কিন্তু এইবিলাক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে। যদি পৰীক্ষা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'লহেঁতেন মই দিলোঁ হয়। नंबर 1, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। मुन्ना कौन सा पाठ याद कर रहा था? मुन्ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस नामक पाठ याद कर रहा था। इम्पॉर्टेंट है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, माने क्लीन থাকিলে এইটো মানে ভগৱানক কি কৰা বুলি লগ পোৱা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত मुन्ना को बाहर कौन बुला रहा था? मुन्ना को बाहर उसका मित्र बुला रहा था, उसका दोस्त। मुन्ना की बहन उसके लिए क्या क्या कार्य किया करती थी? मुन्ना की बहन उससे बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण मुन्ना द्वारा मेज पर चढ़े गए सामग्री को संवारती है। मुन्ना की बहन मुन्ना को बहुत प्यार करती है, इसीलिए क्या करती है वो? मुन्ना के द्वारा, मतलब मुन्ना ने जो टेबल पर गंदा करते हैं, सामग्री को चोरते हैं, उसको संवारती है, मतलब अपना अपना जगह पे अच्छे से रख देती है। जैसे चरे गए पाठ को निशान के लिए कागज़ लगाकर किताब बंद करती है। चरे गए पाठ मतलब आधा पढ़ के किताब खोल के आधा पढ़ के उसको वैसे ही छोड़ के मुन्ना चला जाता था, लेकिन उसका बहन क्या करते हैं? उसको कुछ निशान लगा के उसको बंद करके रख देते थे। उसके बाद क्या? खुले पेन को टोपी बंद करती है, मतलब पेन का वो ढक्कन लगा देती है। गीला कपड़ा लेकर स्याही के दाग धब्बों को पोंछती है, ऐसे होगा ये, पोंछती है और कुर्सी को कायदे से रख देती है। गीला कपड़ा लेके क्या करती है? जो पेन का स्याही का दाग टेबल पे लगा देती है, उस दाग धब्बों को क्या करती है? पोंछती है और कुर्सी को कायदे से, कुर्सी को मतलब चेयर को आराम से रख देती है। उसके बाद घो, आपकी राय में अंग्रेजी की सूक्ति का मुन्ना और उसकी बहन में से किसने सही सही अर्थ समझा? अंग्रेजी का सूक्ति जो था उसके बारे में मुन्ना और उसकी बहन ने किसने ज़्यादा मतलब सही समझा? मुन्ना की बहन ने अंग्रेजी की सूक्ति का सही सही अर्थ समझा। पाठ के अनुसार 7 समंदर की भाषा क्या है? पाठ के अनुसार 7 समंदर की भाषा अंग्रेजी है।
এইবিলাক সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিবিলাক তোমালোকে শৰ্ট পঢ়িলা সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দ, মানে অলপ ডাঙৰকৈ লিখিব লাগিব। लेखक का ध्यान अपनी किताब से उसटकर मुन्ना की ओर क्यों गया? लेखक का ध्यान अपनी किताब से उसटकर मुन्ना की ओर क्यों गया? लेखक का ध्यान अपनी किताब से उसटकर मुन्ना की ओर गया क्योंकि मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ पढ़ रहा था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गार्डलीनेस। लेखक का ध्यान किताब से उठकर मुन्ना की उधर क्यों गया? मतलब मुन्ना ने जोर जोर से अपना पाठ पढ़ रहा था और उस पाठ का नाम क्या था? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बिटिया मुन्ना की मेज़ को क्यों सवार देती है? बिटिया मुन्ना की मेज़ को, मतलब मुन्ना की बहन मुन्ना की मेज़ को क्यों सवार देती है? बिटिया मुन्ना की मेज़ को सवार देती है क्योंकि उसका लाडला भाई 7 समुंदर पार की भाषा पढ़ता है। क्योंकि 7 समुंदर की भाषा मतलब इंग्लिश का पाठ। ये नाम देखो, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये इंग्लिश का है ना, तो इसीलिए उसका बहन सोचती है कि मेरा भाई कितना अच्छे से 7 समंदर की भाषा पढ़ता है, इसीलिए उस मतलब मुन्ना की बहन को उसके भाई के ऊपर प्यार आता है। अर्थात वो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ता था। मुन्ना कौन सा मीडियम में पढ़ता था? अंग्रेज़ी मीडियम। और मुन्ना की बहन हिंदी मीडियम में पढ़ती थी शायद, इसीलिए भाई का आदर भी करती है और इसके वजह से मुन्ना की बहन मुन्ना को बहुत प्यार करती है। लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बोने क्यों लगे? लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बोने क्यों लगे? मित्रों के बुलाने से पहले मुन्ना अपना पाठ जोर जोर से पढ़ रहा था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जैसे ही मित्रों ने खेलने को बुलाया, मुन्ना किताब कलम आदि को वही छोड़ खेलने चला जाता है। तब लेखक को ज्ञात होता है कि किताब की बातें सिर्फ कानों में ही गूंजती है और आँखों में तैरती है। ये बोने मतलब फेक क्यों लगे? मतलब क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस मुन्ना पढ़ रहा था, इसका मतलब क्या है? क्लीनलीनेस, अपने आप को साफ सफाई से रखना चाहिए। लेकिन जब मुन्ना को उसका मित्रों ने बुलाया तब क्या किया? वो किताब कलम मेज़ को डांटी करके जैसा था वैसा ही छोड़ के वो दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तब लेखक को क्या ध्यान होता है कि किताब की बातें जो अभी पढ़ा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, उसका ध्यान दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सिर्फ कानों में ही घुसती है और आँखों में तैरती है, लेकिन हृदय में, हार्ट में नहीं जाता है। हम जो मतलब किताब में पढ़ते हैं उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ने में ही वो ख़त्म हो जाता है, वो हृदय तक नहीं पहुंचती। इसीलिए लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बोने लगने लगे। इसीलिए लेखक को ये सारे प्रवचन अध्ययन क्या लगने लगे? फेक, झूठ। हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धांता होना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्दों का प्रयोग क्यों किया? हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धांता होना चाहते हैं। हमें क्या पूछा है? वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? लेखक ने वास्तव शब्दों का प्रयोग वाणी और व्यवहार की एकता के संदर्भ में किया है। वास्तव शब्दों का प्रयोग वाणी और व्यवहार, कथा और व्यवहाৰৰ एकता, कथा और व्यवहाৰৰ মানে एकता, यूनिटीটো देखुৱাৰ কাৰণে কৈছে वास्तव। हम लोग जो मतलब मुंह से बोलते हैं और जो काम करते हैं उसका बहुत मतलब डिफरेंट होता है, उसको एक करना चाहिए, इसके वजह से ये मतलब दिखाने के लिए वास्तव का प्रयोग किया है। लेखक के अनुसार केवल वाणी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, उस वाणी में हृदयों की गूंज होनी चाहिए और जो हम लोग बोलते हैं वो हमारा दिल से होना चाहिए, हृदयों की गूंज होनी चाहिए, ताकि हम जो बोले वो करें। अगर वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो वास्तव में इनके समक्ष लेखक श्रद्धांता होना चाहते हैं। मतलब हाँ, जो मुंह से बोलते हैं हम और व्यवहार मतलब जो हम करते हैं वो अगर समता एक साथ हो गया तो वास्तव में इनके समक्ष लेखक श्रद्धांता होना चाहते हैं। तो वास्तव में मतलब रियलिटी में इसके समक्ष लेखक श्रद्धांता होना चाहते हैं। वाणी और व्यवहार में समता आने दो। यदि वाणी और व्यवहार एक
हो तो इसका परिणाम क्या होगा? अपना अनुभव व्यक्त करो। हम जो अभी पढ़ा, वाणी और व्यवहार एक में समता आने से हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि वाणी और व्यवहार, क्योंकि ये अपना अनुभव व्यक्त करो ऐसे पूछा है, इसीलिए यदि वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो समाज में उन्नति होगी। सुंदर वाणी या पुस्तक में पढ़े गए अक्षर सिर्फ कानों और आँखों तक ही सीमित नहीं रहेगी। हम किताब और मतलब लोगों के वाणी से लोगों का जो बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं, हम वो सुने और हम वो व्यवहार में भी करें तो हमारा जीवन में बहुत उन्नति होगी। सिर्फ वो कानों और आँखों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसकी गूंज हृदय तक पहुंचेगी और सभी वास्तविक जीवन में उसका पालन किया करेंगे। तो क्या होगा? सिर्फ आँखों और कानों तक ही सीमित नहीं रहेगी, हमारा हृदय में भी पहुंचेगी और सभी वास्तविक जीवन में उसका पालन किया करेंगे। समाज में मुन्ना जैसे बच्चे पाठ याद ही नहीं करेंगे, इसका पालन भी करेंगे। जैसे मुन्ना क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस से पढ़ रहा था लेकिन उसका कुछ भी फॉलो नहीं किया, तो मुन्ना जैसे लोग क्या करेंगे? जो पाठ पढ़ते हैं उसको याद करने के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और उसको रियल लाइफ में मतलब वास्तव में भी फॉलो करेंगे। पाठ याद हो गया। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो याद करने के लिए पढ़ा है, उसको रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए नहीं पढ़ा और ध्यान से समझा भी नहीं। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि किताबों की बातें सिर्फ उसके कानों में ही घुसती है और आँखों में तैरती है, लेकिन याद किए गए वाणी को वो अपने हृदय में नहीं उतार पाया। लेकिन जो पढ़ा और याद किया उसको अपने हृदय में उतार नहीं पाया, अर्थात वो उसका पालन वास्तव जीवन में नहीं करता है, इसीलिए लेखक प्रसन्न नहीं है। लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया है? लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया है? आधार बिंदु मतलब इसको आधार बना के, इसको मेन टॉपिक बना के हमें ये समझाना चाहते हैं कि मुन्ना अपना पाठ खुद पढ़ रहा था लेकिन फिर भी वो फॉलो नहीं किया। लेकिन जो मुन्ना की बहन है उसको समझ में भी नहीं आया, क्योंकि वो इंग्लिश में है, लेकिन उसने देखो जाके मुन्ना का टेबल साफ़ किया, अपना बुक को अच्छे से रखा। मतलब क्या हुआ? मुन्ना पढ़ रहा था लेकिन फिर भी उसको रियल लाइफ में कुछ नहीं किया, और मुन्ना का बहन जो पढ़ भी नहीं रहा था और समझ भी नहीं रही थी, फिर भी वो ये सब फॉलो किया, मतलब जो उस पार्ट में बोला उसको फॉलो किया। इसीलिए लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो हम लोग सिर्फ याद करने के लिए किताबों में ही और वाणी में ही सुनते हैं, सिर्फ कान और आँखों तक, उसका रियल लाइफ में हम लोग कुछ अप्लाई नहीं करते। यही समझाने के लिए ये पार्ट दिया गया है। लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु इसीलिए बनाया है क्योंकि मुन्ना बड़ी सुंदर ढंग से अंग्रेजी पढ़ तो लेता है, लेकिन उस वाक्यों का प्रयोग वास्तविक जीवन में नहीं करता, उसे सिर्फ रटना आता है। इसीलिए लेखक ने रट लेने तथा समझबूझकर आचरण में सही ढंग से ना उतर पाने की प्रवृत्ति पर बयान किया है। मतलब रटना आता है, रट लेने तथा समझबूझकर आचरण में सही ढंग से ना उतरना को व्यंग रूप से वो किया है, निंदा किया है। आशा स्पष्ट करो, ये हमें जो लाइन दिया है इसको हम अच्छे से इसका मीनिंग नीचे लिखने के लिए बोला है। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है, इसका मीनिंग क्या है हमें अच्छे से पूछा है। आचरण की एक लकीर का आशय यह है कि मुन्ना जो पाठ रट रहा था उस वाक्य ने लेखक का हृदय छू लिया था। मुन्ना जो पाठ पढ़ रहा था उस मतलब पाठ ने लेखक का हृदय छू लिया, पर दूसरे ही
खन मतलब नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बाद लेखक का मन बदल जाता है, क्योंकि लेखक किसी भी वाणी को रट लेने तथा समझबूझकर आचरण में सही ढंग से ना उतर पाने का नंगा ज्ञान समझते हैं। मतलब जो अभी हम लोग बोला कि सिर्फ पढ़ने से, उसको ना समझ लेने से, उसका ढंग से उतर ना पाने को नंगा ज्ञान समझते हैं। मतलब उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। लग सुंदर सुंदर प्रवचन तथा वाणी को तो अपने कानों और आँखों तक उतार पाते हैं, पर उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे प्रवचन और अध्ययन सब बने जाते हैं। इसीलिए इस बात पर व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है कि आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। इसीलिए बोलते हैं कि आचरण, हम जो काम करते हैं उस लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। मतलब हम सिर्फ जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं अच्छा काम, हम उसको सिर्फ कानों और आँखों तक ही सीमित रखते हैं, हम उसको अच्छे से समझ बूझ कर प्रयोग नहीं करते। केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गुण सुनना चाहते हैं। केवल कंठ से मतलब मुंह से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदय की गुण सुनना चाहते हैं। इस वाक्य का आशय यह है कि हमें वाणी सिर्फ कंठ से नहीं बोलनी चाहिए, मतलब मुंह से, होठों से नहीं बोलनी चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय से निकली हो। ये पाठ दे के लेखक तुम लोगों को ये समझना चाहते हैं कि तुम लोग जो मतलब ज्ञान किताब से या देख के सीखते हो, उसको सिर्फ पढ़ने के लिए या याद करने के लिए मत पढ़ो, उसको तुम लोग रियल लाइफ में भी उसको अप्लाई करो, जो दिल से करो। इसीलिए लेखक धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध मंचों से उपदेश देने वाले को अपने हृदयों की कंठ से बोलने को कहा है। इसीलिए राजनीति में भी क्या होता है, नेताएं अपना मतलब मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ जनता को आकर्षण करने के लिए बोल देते हैं। और धर्म में भी ऐसा होता है। व्यवहार के क्षेत्रों में विविध मंच, मतलब मंच में, स्टेज में तो कुछ भी उपदेश देते हैं, बोलते हैं, लेकिन हृदय से नहीं बोलते। इसीलिए लेखक ने बोला है कि कंठ से मत बोलो, तुम्हारे हृदयों से गुण सुनना चाहते हैं। लेखक उन सब के कंठ में हृदयों की गुण सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि सही विकल्प का चयन करो। किसने कहा मेरे पास पारसमणि, इसमें किसी कौन है? लेखक का विवेक। मेरे पास पारसमणि, इसमें इधर जो किसी ने कहा, ये किसी का कौन है? लेखक का विवेक, मतलब कोई भी नहीं है, लेखक का विवेक जो ज्ञान है वही। लोहा है तुम्हारे पास, में लोहा से क्या आशय है? लोहा का मतलब क्या होता है? लोहा का मतलब एक धातु होता है। संक्षिप्त उत्तर दो। लेखक पारसमणि क्यों ढूंढ रहा था? लेखक पारसमणि इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि पारसमणि के स्पर्शों से लोहा को सोना बना सके। पारसमणि क्या करते हैं? अगर लोहा को स्पर्श टच करे तो वो लोहा सोना बन सकता है, इसीलिए लेखक पारसमणि ढूंढ रहा था। नंबर 4, लेखक ने स्पर्शमणि के कौन कौन से रूप बताए हैं? लेखक ने स्पर्शमणि के उनके रूप बताए हैं जिसके स्पर्शों से मन चाहा सोना बनाया जा सकता है। पारसमणि के स्पर्शों से, जिसके स्पर्शों से मन चाहा सोना बनाया जा सकता है। जैसे खाली हाथ हो तो सेबा के स्पर्शों से, खाली हाथ हो तो सेबा के स्पर्शों से, लोहे पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्शों से, और प्रतिभा वाले हो तो लगन के स्पर्शों से सोना बनाया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हो तो क्या कर सकते हैं? सेवा, दूसरों की सेवा कर सकते हो। और लोहा पीतल वाले हो तो कौशल के, मतलब कुछ टैलेंट लगा के, स्किल लगा के उसको सोने में बदल सकते हैं। और तुम्हारे पास प्रतिभा है, मतलब टैलेंट है, स्किल है, तो क्या कर सकते हो? लगन से, मेहनत करके तुम उसको पैसा कमा के सोना खरीद सकते हो। यही बोला है पारसमणि, स्पर्शमणि। मतलब तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो दूसरों की सेवा करो। लोहा पीतल वाले हो तो उसको कौशल के स्पर्शों से प्रतिभा सोना बनाओ। और प्रतिभा वाले मतलब टैलेंट, स्किल वाले हो तो लगन के। शुद्ध स्पर्शों से क्या तात्पर्य है? शुद्ध स्पर्श मतलब सही टच। शुद्ध स्पर्शों से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका मन शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार का लग,
चल कपट आदि ना हो तो अपने शुद्ध विचार तथा शुद्ध कर्मों से किसी भी वस्तु को सोना बना सकता है। शुद्ध स्पर्श मतलब जिसका मन कुछ भी लोक नहीं है, चल कपट नहीं है मतलब कुछ भी चीटिंग ऐसा मन नहीं है, दूसरों को गिराने वाला ना है, तो वो क्या कर सकता है, शुद्ध विचार अच्छा सोच के शुद्ध कर्मों से किसी भी वस्तु को सोना बना सकते हैं। सोना का होना और ना होना दोनों ही समस्या के कारण है। सोना का होना और ना होना दोनों ही समस्या का कारण इसीलिए है क्योंकि जिसके पास सोना है उसके पास सोना होने का घमंड उसे अहंकारी बना देता है, और जिसके पास सोना नहीं है वो इस बात पर दुखी रहता है कि उसके पास सोना नहीं है, और वो हमेशा उसके लोक हमें रहता है और हमेशा उसके लग मतलब लत रहते हैं। लत, ये लत, तो लत हमें रहता है मतलब हमें चाहिए, सोना चाहिए, और जिसके पास होता है वो घमंडी बन जाता है। ये लोक नहीं होगा, लत होगा, लत। तो आजिर भिडिओ এইখিনিয়ে আছিল। তোমালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। थैंक यू।